आगे बढ़ते 44 सूत्र हो गया था, 45 सूत्र हो गए। 45 तक, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान तक हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 45। तो आज हम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आज सूत्र हम करने वाले हैं आज के। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, वो इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सूत्रों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप स्कूल में केवी का इंटरव्यू फेस करो, वाईसीबी का फेस करो, किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और एग्जाम नेट जेआरएफ ये में तो क्या बनते बोल ही रहा अभी बनते हैं। आपने? थोड़ी आवाज कट रही थी बीच में। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आते हैं तो फिर कहाँ जाना है? यहाँ से जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सूत्र इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये क्लियर होंगे आपको तो इजीली आप उन इंटरव्यूज को फेस कर पाओगे, ठीक है। तो सूत्र नंबर 46, स्थिर सुखम आसनम। कोई लोग मुझे बताएंगे योग दर्शन में कितने प्रकार के आसनों को बताया गया है? एक भी नहीं बताया, एक भी नहीं बताया। सिर्फ और इतना, अगर मैं ये सिर्फ कहूँ इतना का कि है। भाष्य में कितने बताए हैं आसन? तीन बताइए सर। कौन कौन से बताए हैं महेश जी, बताइए। पद्मासन, स्वस्तिकासन और सिद्धासन। कहाँ पढ़ लिया आपने, बताओ जरा, रेफरेंस दोगे मुझे? सर मेरे पास एक बुक है सर, छोटी सी, उसमें दिया हुआ है। 3 आसन दिए हुए हैं, बाकी और बताइए कोई। सर वो 13 किसी और आसन है चीज सर। जो महर्षि व्यास का भाष्य है उसमें 13 आसन है। हाँ, देखिए मूल ग्रंथ जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना ऐसे भ्रमित रहोगे। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, मूल ग्रंथ पढ़िए। हाँ साक्षी जी बोलिए। मतलब कोई आसन तो है ही नहीं, जो मेन तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें तो ऐसा कोई आसन है ही नहीं। बस एक स्थिति बताइए कि स्थिति को बोलते हैं। यही तो ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही इतना है तो इतना ही बताओगे ना। आज बताता हूँ, भाष्य में 13 प्रकार के आसन बताए हैं योग दर्शन के भाष्य में। क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया इसलिए हमें आगे का कुछ पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पढ़ाया गया था अपने टाइम में, आपका कसूर नहीं है, सभी जगह ऐसा ही होता है। लेकिन आज देखना कि भाष्य मेरा में वॉइस 13 नहीं आ प्रकार रहा के है। आसन हैं। योग दर्शन में कोई आसन नहीं बताए गए मेन सूत्रों के अंदर। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखी आराम से। स्थिरता मतलब कि बिना हिल डुल के, हिलना डुलना नहीं है, स्थिर रहना है, अचल रहना पर्वत की तरह। सुख यानी कि आरामदायक, कंफर्टेबल पोस्चर में आसन, शरीर को व्यवस्थित कर लेना, उसको आसन कहते हैं, ठीक है। अब इसी को ही देखिए भाष्य में कई लोग पहली बार पढ़ेंगे, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, कुछ लोगों ने पढ़ रखा है। ये देखिए भाष्य आप लोगों के सामने है। तद्दा पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रम, परिंकम, क्रोंची निषदनम, हस्ति निषदन, अमुष्ट निष्पदन, संस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम, चैत्यम आसनात्, चैत्यमेव आदिनी इत्यादि। यानी इनके अलावा और भी, मुख्य रूप से 13 दे दिए। हिंदी में पढ़ लीजिए। पद्मासन नंबर 1 लिख लेंगे सभी लोग अच्छे से। नंबर 2 वीर आसन, सीक्वेंस भी याद कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। नंबर 3 भद्र आसन। नंबर 4 स्वस्तिक आसन। नंबर 5 दंडासन। नंबर 6 सोपाश्रय प्रंक आसन। नंबर 7 क्रौंची निषदन आसन। 8 हस्ति निषदन आसन। 9 उष्ट निषदन आसन। नहीं, कुछ में सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया सर, टोटल 30 नहीं है ना। सर इसमें सर सोपाश्रय और प्रयंक को शायद एक कर दिया आपने, वो 2 अलग अलग आसन है, सोपाश्रय और प्रयंक। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ ये रहा।
ये रहा, देखिए अलग अलग है ना, देखो मेन श्लोक में, तो ये दो अलग अलग है, ठीक है। सोपाश्रय आसन, पर्यंक आसन, ठीक है। अब इसकी विधि तो भैया नहीं बताएगी, इसलिए मैं विधि के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नाम देखिए आप लोगों के सामने दिया हुआ है स्पष्ट व्यास भाष्य में, इसलिए बोलता हूँ एक्चुअल ग्रंथों को पढ़िए, कोई फिर आपको कुछ नहीं बोल सकता, रेफरेंस के बोलिए। अब महेश जी ने जहां पर भी 3 आसन पढ़े हैं, अब पता चल गया कि वो ऑथेंटिक किताब नहीं है। अगर नीचे वाले ऑथेंटिक, दिखाइए ना, हाँ जी नीचे वाले दिखाइए दिखा ना रहे हैं। आसन। अभी अगर ऑथेंटिक पुस्तक होती तो वहां पे 13 लिखी मिलती है, ये तो देखो मतलब अभी मैंने आपको दिखा दी। स्थिर सुखम आसन और यथा सुखासन, ठीक है जी। तो इस प्रकार से 13 आसन योग दर्शन में के भाष्य में बताए गए हैं, और आदि लिख दिया, यानी कि इसके अलावा और भी, मुख्य रूप से ये हैं, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। फिर आगे हठ योग में अलग बता दिए, घेरन में अलग बता दिए, शिव संहिता में अलग बता दिए, वो सबके अलग अलग आपको याद करने हैं। भाष्य किसने लिखे हैं, आगे मतलब जो बढ़ते ये हैं। अलग से बताया है? साक्षी जी क्या क्वेश्चन है? मैं बोल रही, भैया तो ये भाष्य किसने लिखे हैं, जो इसमें तो सारे आसन बताए अरे हैं? व्यास भाष्य है, व्यास मुनि ने लिखे हैं। ओके, व्यास भाष्य में। ठीक है ठीक है, तो फिर लाइक हम लोग को मूल ग्रंथ किसको मानेंगे हम, मतलब ये वाले को जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर उससे क्या? सबसे मूल तो सूत्र है पतंजलि योग दर्शन, क्योंकि लेकिन इसमें कोडिंग है, उस कोडिंग को डिकोड किया हुआ है भाष्य के अंदर, ओके। ठीक है। यानी कि उसकी डीप एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो भाष्य में दिया है। हर ग्रंथ के यही चीज होती है, सबसे पहले होता है दर्शन, उसके बाद होता है दर्शन में बड़ी ही क्रिटिकल भाषा में लिखा होता है, कोडिंग किया होता है, उसके बाद में आते हैं भाष्यकार, उस क्रिटिकल को थोड़ा इजी बना देते हैं। अब भाष्यकार के बाद और भी इजी बनाने के लिए होती है टीकाकार, ठीक है। तो सबसे ऑथेंटिक है मूल ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, 195 सूत्र जहां पर है। इसके बाद जो रिलायबल है वो है व्यास भाष्य। तो सर व्यास इनकी भाष्य और मूल ग्रंथ दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। सर तो इनकी लैंग्वेजेस भी चेंज होती जाती है कि जैसे कि मूल ग्रंथ है तो मतलब वो जो रहेगा वो संस्कृत में रहेगा, फिर उसको थोड़ा सा और लैंग्वेज इजी करते जाते हैं क्या ऐसा? हाँ हाँ, वो इजी बनाने के लिए होता है वो चीज। तो वो संस्कृत को ही मूल मतलब ग्रंथ माना जैसे जाएगा ऐसा? कि यहाँ पे ये दे दिया परितन शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, अब इसी को इजी बनाने के लिए नीचे इन्होंने और लाइनें लिख दी भाष्यकार ने, जिससे थोड़ा और आसानी से उसी चीज को समझा जाए। ये कोडिंग में दे दिया ना इन्होंने कई चीजें, इन्होंने थोड़ा डिकोड करके और बड़ा करके बता दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टीचर का काम होता है कि सामने किताबों की बातों को एलोबरेट कर दे, बच्चों को बच्चों के एग्जाम्पल में बच्चों को समझा दे, तभी बच्चों को समझ आती हैं चीजें। नहीं तो आप स्कूल और क्लास में क्यों आओगे, खुद ही क्यों ना पढ़ लो, किताब तो वही है। लेकिन टीचर क्या करता है, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स डाल देता है, वो किताब में नहीं मिलते ऐसे एग्जाम्पल, जो कई बार मैं भी आपको डेली रूटीन से जोड़ देता हूँ। महाभारत का एग्जाम्पल, रामायण का एग्जाम्पल, किताबों में तो कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे एग्जाम्पल। ठीक ऐसे ही भाष्य का जो मूल ग्रंथ में जो सूत्र दिए हुए हैं उनको समझा देते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से, ठीक है। ओके सर। सर तो भाष्य और टीका क्या टीका कहलाएंगे? इसके बाद आती है, टीका पे मत जाओ बहुत ज्यादा, इसके बाद टीका आती है भाष्य के बाद। सर लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को कि टीका भाष्य और भी ज्यादा डिटेल्ड है। मतलब भाष्य से ज्यादा? हाँ, अगर एक सूत्र को भाष्य में अगर एक पेज पे समझाया गया है, 2 पेज पे समझाया गया, तो टीकाकार में उसी एक लाइन को 10 पेज में 20 पेज में समझाया मिलेगा। अच्छा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इनके थ्रू। हाँ बहुत बड़े।
बहुत ज्यादा, और उसमें गलतियां भी पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि टीकाकार अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बहुत कई लोग टीका ही लिखते हैं अलग अलग। कल को आप भी टीका लिख दो अपनी। यस मैं सर मैं इसमें कुछ बोलूं? हाँ जी दीप्ति जी। हाँ, तो जिन्हें भी कंफ्यूजन हो रहा है भाष्य और टीका में, वो ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेन सूत्र था उसको सिर्फ भाष्यकार एक्सप्लेन करता है, उस जो मतलब एक सिंपल वे में, और टीकाकरण में क्या होता है, लोग अपनी समझ से उसको कैसे लेते हैं उसको उस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। टीका को आप टिप्पणी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भाष्य और मतलब टीका में ये डिफरेंस होता है। भाष्य में जनरली जो सूत्र है उसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जिस भाषा में जिस भाव से वो बताना चाह रहे हैं उसी भाव के साथ मोस्टली भाष्य में आते हैं। पर टीकाओं में यही होता है कि लोग अपनी थिंकिंग या अपने व्यूज उसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, मतलब अगर हमें खुद समझना है तो उसका जो सर कहते जा रहे हैं कि आपको मूल ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब जब तक हम वो खुद नहीं हाँ, पढ़ेंगे, जैसे अपनी समझ से उसको डेवलप करेंगे तो ही समझ पाएंगे और अच्छे से। एग्जैक्टली जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे है ना, दर्शन है, वो बहुत ज्ञानी लोग हैं उसमें ही समझ सकते हैं, जिनको संस्कृत समझ में आते हैं, जिनको वो संस्कृत के भाव समझ में आते हैं, ठीक है। फिर उससे थोड़े लोग, जैसे अभी आपने एमए वगैरह कर लिया, आप थोड़े क्वालिफाइड हो गए, तो अब आप उन चीजों को समझने के लायक आपकी बुद्धि हो गई है, तो अभी आप भाष्यों को भी समझ सकते हो। और एक जनरल बंदा जो कि जैसे मान लो योग से रिलेटेड नहीं है या कुछ नहीं है, अगर उसको उन चीजों को समझना है तो वो पहले टीका को पढ़ेगा, फिर टीका से अपनी समझ डेवलप करके फिर वो भाष्य पे आएगा, फिर भाष्य से समझ को समझ के फिर वो दर्शन समझ पाएगा। आप इसको इस तरीके से लेवल वाइज समझ सकते हो कि नर्सरी है, फर्स्ट है, फिर पीएचडी, इस तरीके से। हाँ, एब्सोल्युटली। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्यटन शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान, मतलब कि आसन की बात हो रही है, स्थिर सुखम आसन, यानी कि जो भी आसन किया कितना करना है, कब तक करना है। पर्यटन मतलब कि जहां पे उसकी जो प्रैक्टिस है, शैथिल्य, शैथिल्य का मतलब बहुत ही पोलाइटली, बिना एफर्टलेस। अभी मैं आप लोग बैठे हूँ, 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटा बैठो, आपको पता ही ना चले, एफर्टलेस हो चुके हो। एक आप जबरदस्ती बैठे हुए हो, जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, कई लोग पोस्टर दाएं बाएं घूमते हैं, यानी कि वो कंफर्ट नहीं है, उनका आसन अभी सिद्ध नहीं है। इस तरीके की शिथिलता आ जाए, शैथिल्य कहाँ तक, अनंत। अनंत का मतलब यहाँ पे उस परमेश्वर का ध्यान लगाने से है। जब परमेश्वर का ध्यान लगाने के लिए आप बैठे हुए हो, उस समय उस आसन में शिथिलता पा लेना। और वो ध्यान कहाँ तक होगा, समापत्ति ध्यान। समापत्ति का मतलब जब तक समाधि ना मिल जाए, जब तक समाधि की सिद्धि ना हो जाए, ये है। इतनी देर तक हमें आसन करना है। एक तरीके से यहाँ पे आसन कितनी देर करना है वो बताया गया इस सूत्र के अंदर, कितनी देर आसन करना चाहिए। देखियो इसी चीज को भाष्यकार ने थोड़ा और इजी कर दिया। पर्यटन की शिथिलता एवं अनंत में समापत्ति से आसन की सिद्धि होती है। पर्यटन के उपराम से आसन सिद्ध होता है, जिससे अंगों में कंपन नहीं होती। देखो ये लाइन इन्होंने अपनी साइड से जोड़ दिया ना, हम लोगों को इजिली समझाने के लिए, जिससे वाइब्रेशन नहीं होगी, बॉडी में कंपन नहीं होगी। परमेश्वर में एकाग्रता को प्राप्त चित्त आसन को संपादित करता है। ठीक है। टीकाकार में इसी 4 लाइनों को और 10-15 लाइनों में समझाया मिलेगा, बस यही फर्क होता है, और इजी लैंग्वेज में समझाया मिलेगा। मतलब भैया इसमें प्रयत्न को, मतलब जो प्रैक्टिस हम कोशिश कर रहे हैं उसको रोक देना है ना, उसे स्थिर कर देना, छोड़। डबा घेऊन आला परत डबा आगे बढ़ते हैं। आसन का बेनिफिट क्या है, अगर कोई ऐसा कर लेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। ततो द्वंद्वान भी घातः, ये आसन का लाभ दिया गया है। मतलब कि जो द्वंद्व है, जितने भी प्रकार के द्वंद्व, मतलब कि सर्दी, गर्मी, भूख प्यास है, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या यस है, जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, फिर वो एक्सक्यूजेस बंद हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स हर किसी को होती है, हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, द्वंद्वों को सहते हैं
और सहते हुए अपने कार्य को, अपने रूटीन को रेगुलर रखते हैं, तभी उनको अपना लक्ष्य मिलता है। ठीक है, जब आसनों को जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो ये जो जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, सामान्य भाषा में समझिए कि वो आदमी एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, औरों में गलती देखना बंद कर देता है, खुद की गलतियां देखता है, उसके अंदर वो सहनशीलता आ जाती है, वो एक्सक्यूजेस नहीं देगा फिर। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, बाधक तत्व जितने भी प्रकार के हैं, वो उसको परेशान नहीं करेंगे। देखिए, आप क्या समझते हो कि कृष्ण जी को बाधक तत्व नहीं आए होंगे? हनुमान जी को बाधक तत्व नहीं आए होंगे? आए हैं, बहुत आए। कृष्ण जी की तो प्रेम लीला सबसे ज्यादा फेमस है, राधा कृष्ण की। वो तो बैठे नहीं, मुझे तो राधा नहीं मिली, मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन आजकल लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। किसने कहा भैया? देखो राम जी को, देखो वनवास, जो राजा का बेटा था वनवास चला गया, और वहां पर भी नहीं, राक्षस राक्षस ने परेशान कर रहे हैं, और तो और उनकी वाइफ को भी उठा के ले गया। इतना कष्ट आपने झेला है क्या कभी अपने लाइफ में? नहीं झेला। छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग बवाल मचा देते हैं, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा किया। नहीं, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर द्वंद्वों को सहन करो, तभी श्रेष्ठ कहलाओगे। वाह वाह ऐसी नहीं होती है कभी, घर बैठे 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 हर चीज हो जाए। जितना श्रेष्ठ बन, ज्यादा बाधाएं आएंगी उतना ज्यादा आपका निखार बढ़ेगा। सोने को जितना ज्यादा तपाओगे उतना ज्यादा चमक बढ़ेगी। तो जब अगर कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो ये समझ लेना, इससे मेरी क्वालिटी निखर रही है, मेरे को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज आ रही है। ये सोचना है कि मुझे कैसे मैं उससे इम्प्रूव करूं, कल को आप एग्जाम्पल बन सको और लोगों के लिए कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके बावजूद भी देखे हमने पढ़ा। आज मैं भी तो खुद बोलता हूं ना कि मैं उस लेवल पर था जहां पे मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, उस लेवल से निखर के आए हैं। तो कल को आपके पास भी एक स्टोरी हो बताने के लिए, ताकि और बच्चे आपसे मोटिवेट हो। तो ये आसनों का लाभ हो गया, इससे वो शक्ति मिलती है, सहनशीलता मिलती है हमें। इसके बाद योग का अगला अंग है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। ठीक है, अब प्राणायाम किसको बोला गया? यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हठ योग के जितने हैं, वो हठ योग बाद में आया, दर्शन काल पहले का काल था। हठ योग तो अभी लेटेस्ट है, अभी 1000-1500 साल पहले का। जितने भी हैं, गिरण संहिता, स्वात्म हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, गोरख संहिता, ये तो अभी के हैं सारे, 1000 साल भी नहीं हुए इनको तो। लेकिन दर्शन तो बहुत पुराना है, उससे पहले ही बताई गई है प्राणायाम, हजारों साल से भी पहले के। तस्मिन सती, यानी कि उसको सिद्ध हो जाने पर, तस्मिन इससे पहले जो चीज बोली, क्या बोली? आसन। जब आसन हमारा सिद्ध हो गया, उसके बाद क्या करना है हमें? श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है। श्वास का मतलब इनहेल, प्रश्वास का मतलब एक्सहेल। इनकी जो गति है उसको विच्छेदित कर देना, उसको कम ज्यादा करना। सामान्य रूप से यहाँ पे एक्यूरेट रहेगा, उसको कम करना। कैसे? एक आदमी 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है, ये एक एवरेज है। आप लो सांस, आप देखो 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो। एवरेज है कि सामान्य व्यक्ति 15 बार 1 मिनट में सांस लेता है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो ये 15 बार घट के 12 बार रह जाएगा, 10 बार रह जाएगा। और ज्यादा आप अभ्यासी होगे तो 5 बार, 3 बार, 2 बार। कई बार अच्छे से जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो एक एक बार भी रह जाता है। मेरी बात सब तक आ रही है ठीक से? यस सर। यस भैया। आप लोग देखो, जब हम सांस रोकेंगे, अपने आप ही हमारी सांस रुक गई।
तो अपने आप ही ये जो रेट बोला जा रहा है गति विच्छेद है, हमने उसको गति में बाधा डाल दी ना अभ्यास करने से, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। अब किसी भी टेक्निक से, कोई भी टेक्निक हो, उस टेक्निक से अगर हम उसकी गति में बाधा डाल देंगे तो उसको प्राणायाम कहा जाएगा। ये प्राणायाम की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि जी ने बताई है यहाँ पे। और प्राणायाम सबकी श्वासें लिखी हुई है, ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि सबकी श्वासें सीमित है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, जितनी भी है फिक्स है कि इतनी सांसों के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो प्राणायाम करने से हम अपनी श्वासों की संख्या बढ़ा रहे हैं। देखो, हम 15 बार ले रहे थे, कहा हम 10 बार ले रहे, इतना मतलब हर मिनट में हमने 5 सांस बढ़ा दी। इसका मतलब 5 सांस की आयु हमारी बढ़ गई। इस तरीके से प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्राणायाम के प्रकार दिए गए। तो महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। 4 प्रकार। अब वो पहले 3 प्रकार के सूत्र नंबर 50 में बताया गया है और नंबर 4 का 51 में बताया गया है। बाह्याभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ठीक है, 3 प्राणायाम हो गए। बाह्य प्राणायाम या बाह्य वृत्ति जिसको यहाँ पे बोला गया है, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इस प्रकार के 3 हैं। अब उसमें क्या करना है? प्राणायाम के दौरान फोकस, कंसंट्रेशन के साथ करना है, उसको प्राणायाम बोलेंगे। ऐसे ही सांस रोक लिया, उसको प्राणायाम नहीं बोला गया। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखो 3 चीज और यूज की गई है, देश काल संख्या। ये 3 चीज भी फोकस करनी है और फिर देखना है कि आपका वो सांस कम हुआ और कितना कम हुआ और कितना लंबा हुआ। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तब वो प्राणायाम में आएंगे, अदरवाइज वो प्राणायाम नहीं है। अब देश काल संख्या का मतलब क्या है? देश का मतलब होता है स्थान। क्या मतलब होता है? स्थान। अब एक है अंत है देश, शरीर के अंदर का देश, एक है बाह्य, शरीर के बाहर का देश। सामान्य रूप से हम यहाँ पे शरीर के अंदर सांस लेंगे तो शरीर के आंतरिक शरीर की बात होगी। आपने फेफड़ों तक रोका है, पेट तक रोका है, घुटने पे रोका है, नी तक रोका है, टो तक रोका है, वो जो प्राण को ले जाएंगे। आपने पढ़े होंगे ना, प्राण पान व्यान समान उदान। कहाँ तक आप पकड़ पा रहे हो व्यान? पूरे शरीर तक। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा आपका प्राण कहाँ तक गया है। सामान्य रूप से हमारी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो हमें खाली लंग्स तक ही फील होता है। एब्डोमिनल फील कर लेते हैं, थोरेसिक फील कर लेते हैं, क्लेविकल। अभी हमारा यहीं तक है। जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तब आपको थाई, घुटना, टो, वहां तक भी पता चलेगा। वो है देश। देश क्लियर हुआ सब लोगों को कि आपका प्राण इनहेल किया आपने, इनहेल करने के बाद में वो जो प्राण अंदर गया है कहाँ पे जाके रुका है, उस स्थान को देखना। आगे काल, कितने टाइम तक रुका है, कितने टाइम तक। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था ना, सामान्य 15 बार सांस लेता है एक व्यक्ति, फिर 12, 10। देखो 1 मिनट में आपने कितनी सांस रोकी, यानी कि 1 मिनट में कितने सांस लिए आपने। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। इनहेल और एक्सहेल, पूरा सर्कल को एक मानेंगे हम। ठीक है, पूरा सर्कल इनहेल हुआ, होल्ड हुआ, एक्सहेल हुआ, ये हुआ एक सर्कल। अब ऐसे 1 मिनट में कितने सर्कल आपने किए, इसको बोलेंगे काल। काल क्लियर हुआ? बताइए क्या होता है काल?
सर अगर जैसे हम किसी टाइम से अगर मेजर करें तो 1 मिनट में हमने कितने बार लिया, तो वो वेरी इसको गुड। निर्धारित करता है ऐसे। और संख्या भी, इसका मतलब क्या है? कितने बार? नहीं, सामान्य में कितना था, डिफरेंस है। संख्या का मतलब है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस ये। सामान्य में आपका 1 मिनट में 15 बार सांस आप ले रहे थे, और प्राणायाम में आपने 10 बार सांस लिया, तो कितना डिफरेंस आ गया? 5। 5 का डिफरेंस आ गया। तो ये संख्या भी परिदृष्टो, ऐसा देखना है, ऐसा नोट करना है, अच्छे से फोकस्ड होना है। कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितना बढ़ा, दीर्घ सूक्ष्म है। आपका श्वास कितना लंबा हुआ और कितना सूक्ष्म तक गया, ये है प्राणायाम। अब बाह्य अभ्यंतर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेन सूत्र में तो आपकी एक्सप्लेन नृत्य नहीं किया और कर गया। दीजिए, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये 2 वर्ड्स और कर दीजिए एक बार। परिदृष्टो देखना, तो ये संख्या देखना भी का ही पार्ट है, संख्या भी का ही पार्ट है, नहीं, क्योंकि इसको भी तो देखना ही था ना कि हमें कितने। संख्या भी उन चीजों को नोटिस करना। 3 चीजें तो हैं, देश काल संख्या, ये हो रही हैं। अब ऐसा होते हुए देखना, आप ही तो देख रहे हो, आपको फोकस्ड होना है। देखिए, देश काल संख्या तो वैसे भी घटित हो ही रही है शरीर में, लेकिन हम फोकस नहीं कर रहे हैं। वो देख के हमें फोकस करना है। ठीक है? इसमें देश का क्या अर्थ निकलता है सर? अरे देश बेटा, अभी तो काल। बताया, बाकी बताओ। अभी बताया था क्या होता है देश का मतलब, बताइए। देश का मतलब यहाँ पे प्लेस है, जैसे कि उन्होंने बताया भैया ने कि इंटरनल हम देख सकते हैं या फिर बाहर के जगह देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली प्राणायाम में अंदर की चीज देखे जाएंगे कि हम जो श्वास भर रहे हैं वो कहाँ तक जा रहा है हमारे मतलब अंदर, जैसे कि हम महसूस कर सकते हैं कि चेस्ट तक जा रहा है, एब्डोमेन तक जा रहा है, या और भी नीचे जब हम हायर प्रैक्टिस में पहुंच जाते हैं तो फील होता है। तो उस चीज को देखना कि कहाँ तक श्वास जा रहा है, उससे बोला है कि देश प्लेस। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अपना ठीक है, शरीर पे एक ध्यान बार और रखना है। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है इतना डीप आप लोगों ने शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटी यस में। सर। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ। देखिए, 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। बाह्य 1, बाह्य वृत्ति प्राणायाम। नंबर 2, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। नंबर 3, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इन 3 प्राणायाम में 3 चीजों को फोकस करना है। देश, लिया गया प्राण शरीर के किस भाग में है, आंतरिक या बाह्य रूप से। काल, कितने समय तक है। संख्या भी, सामान्य में कितना था और प्राणायाम करने के बाद कितना हुआ, जो जो डिफरेंस है दैट इज संख्या। ऊपरी दृष्टो, ऐसा करना, अच्छी प्रकार से फोकस करना। दीर्घ सूक्ष्म है, आपका जो प्राण है दीर्घ हुआ था तो लंबा हुआ, और सूक्ष्म सूक्ष्म तक गया, ये है प्राणायाम। अब ये यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं किया गया कि बाह्य वृत्ति क्या होता है, अभ्यंतर, ये भाष्यकार ने बताया बाह्य वृत्ति क्या होता है। बाह्य वृत्ति सीधा सा समझिए, रेचक के बाद जो होल्ड किया जाता है दैट इज बाह्य वृत्ति। कंप्लीट रेचक कहना गलत है। सर क्यों वृत्त गलत है? मतलब कुंभक क्या? वेरी गुड। पूरक कुंभक रेचक आपको पता होगा ना? ठीक है, पूरक कुंभक रेचक। इसको आप अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक से समझेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोग पूरक और रेचक से समझते हैं, सबका अपना अपना तरीका है समझने का, लेकिन तरीका कोई भी हो, लेकिन देश काल संख्या भी ये होना चाहिए। अगर ये है तो आपका तरीका सही है। बाह्य वृत्ति, रेचक किया मतलब एक्सेल कर दिया, जैसे उड्डयन बंद में हम करते हैं, बाहर निकाल दिया सांस। अब देखो, वो शरीर के किस देश में आपका प्राण है, कितने समय तक एब्डोमेन। है, और उसमें कितना डिफरेंस है नॉर्मल से। ये है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। सांस को बाहर निकालना
और निकाल के रोक देना और फिर देखना। अभ्यंतर वृत्ति अंत है कुंभक, पूरक करने के बाद में रोकना। सांस लिया अभ्यंतर, अंदर रोक दिया, अंदर रोकने के बाद फिर वो देखना कि वो शरीर के किस भाग में है, किस देश में है, मतलब कि कितने समय तक है और सामान्य से कितना डिफरेंस है। समझ आया? बाह्य अभ्यंतर। सर मतलब ओके यहाँ पर ओके पूरक को अभ्यंतर बोला है ना, और रेचक को जो इसके पहले बोला था। बाह्यबंद अंतः कुंभक बाह्य कुंभक को समझेंगे और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर ओके थैंक यू। वेलकम। नंबर 3 है स्तंभ वृत्ति। अब पहले दो में तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, या फिर अभ्यंतर में अंदर हम भर रहे हैं। लेकिन स्तंभ वृत्ति जहां पर है वहीं सांस रोक देना। अंदर है तो अंदर, जैसे वो गेम खेलते थे ना स्टैचू, जहां पर भी जिस भी पोजीशन में हो वहीं पे स्टैचू हो जाना। ठीक इसी प्रकार स्तंभ वृत्ति, इसको तो हमारी क्लास का एक लड़का था, अक्सर वो बाथरूम में यूज करता था। हम बोलते थे यार तेरे को स्मेल नहीं यस आती? बोला मैं सांस रोक लेता हूँ, इसलिए सर, मुझे सही है, स्मेल मैं का भी पता यूज नहीं चलता। सर मैं तो जाने अनजाने हम इन चीजों को कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता हम प्राणायाम कर रहे हैं। सर आज पता चला, लेकिन ठीक है, ये प्राणायाम है। एकदम से बहुत गंदी स्मेल आ गई, एकदम से आपने सांस रोक दिया। स्तंभ वृत्ति, जिस भी स्थिति में आप हो वहीं पे रोक देना। अंदर हो तो अंदर, बाहर हो भैया तो बाहर, बस रोक दो। एक वन क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग कपालभाति करते हैं उसके बाद जो हमारा श्वास खुद ब खुद उधर से हम केवल्य कुंभक कहते हैं, तो क्या वो भी इसके अंदर ही आएगा? क्योंकि वो भी जहां पर भी है उस स्थिति में रुक गया है, ना तो वो आ रहा है फिर अंदर, ना वो बाहर जा रहा है, तो फिर उसे इसके अंदर आएगा क्या वो भी? ऑटोमेटिक एक ये है रोकना, एक होता है अपने आप से रुकना, वो है अगला प्राणायाम, इसके आगे ओके जो हम ओके पढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक। अगर हम इसके जानबूझ के रोक रहे बेनिफिट्स हैं। क्या होते हैं स्तंभ वृत्ति के? हाँ जी, स्तंभ वृत्ति के बेनिफिट्स, लाभ क्या हैं यहाँ पे इसके? बताया नहीं गया है एग्जैक्टली। जी अब बाकी बेनिफिट अगर मैं अपने अनुमान से बताऊं तो वही भैया, लंग्स को सपोर्ट मिलेगा, हार्ट को सपोर्ट मिलेगा, गंदी स्मेल से बच जाओगे, या जो भी चीज होना है, या आप अपने मन की चंचलता को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे जी बहुत सारे, लेकिन एक्यूरेट यहाँ पे बताया नहीं गया है मूल जी के अंदर। जी गंदगी हवा कहीं से भी आए तो अपन अपने आप रोक लेते हैं ना, वही अपना कुंभक जैसा हो गया। बिल्कुल स्वास्थ्य जी बिल्कुल। अब चौथा कुंभक जो भी साक्षी जी बता रही हैं, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये है चौथा कुंभक, चौथा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार क्या होता है तो वही जो स्तंभ वृत्ति में हो रहा है। ठीक है, स्तंभ वृत्ति ही है एक तरीके से, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक हम खुद से फर्क कर रहे हैं अपनी दिल से, ये एक है विदाउट। विषयाक्षेपी, ये ऑटोमेटिक होता है, केवल कुंभक की तरह किया नहीं जाता, हो जाता है विषयाक्षेपी। और उस समय कोई किसी प्रकार के विषय नहीं होते, देश काल संख्या सबसे परे हो जाते हो आप, सबसे परे। बहुत ही हायर स्टेज है ये प्राणायाम की। ये है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, इसको बोलते हैं चौथा प्राणायाम। सामान्य रूप से कोरिलेट करते हैं तो केवल कुंभक जो हमारी हट्टे पर दीपिका में बताया गया है उसके साथ इसका रिलेशन लेते हैं, जो अपने आप सिद्ध होता है, किया नहीं जाता कभी, और इनहेल एक्सेल से परे होता है वो। सर तो मतलब हम इसमें 4 टाइप के प्राणायाम बोलेंगे, क्योंकि अभी हम 3 पढ़ रहे थे, तो ये बाह्य अभ्यंतर मिक्स है। ध्यान से सुना करो मैडम, मैंने शुरू में भी 4 ही बोला था। मैंने ये बोला था कि 3 यहाँ पर है और एक अगले में है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो योग दर्शन को, है ना? सर
बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, शायद इतना डिटेल में, और शायद इतनी समझ उतने टाइम विकसित शायद नहीं हो पाई होगी उतने अच्छे से सर, जितना अभी मैं समझ रही हूँ और आप जितने अच्छे से इतना डीपली एक्सप्लेन करते हैं। पता है मैम, यूनिवर्सिटीज में यही होता है, कुछ एक यूनिवर्सिटीज ही हैं जहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं, बाकी सब जगह सिर्फ डिग्रियां दी जाती हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यही उद्देश्य था हमारा कोचिंग क्लास शुरू करने का। मुझे पता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या हाल है पढ़ाई का। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, मतलब कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया, इन ये फल बताया गया प्राणायाम का, प्राणायाम के यहाँ पे 2 फल बताए गए। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, जो प्रकाश का आवरण फैला हुआ है, मतलब कि ज्ञान का जो आडंबर फैला हुआ है, वास्तव में ज्ञान वो है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश का जो आवरण फैला हुआ है, वास्तविक ज्ञान नहीं है वो, लेकिन ज्ञान का एक आवरण है, वो कम हो जाता है और तब वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इसको प्रकाश आप आवरण मतलब बता दीजिए एक बार। इसको आप अहंकार से भी समझ सकते हैं। जैसे रावण के अंदर आया था कि मैं करता, मैं नरेश, मैं महेश, मैं ही सब कुछ। हिरण्यकश्यप के अंदर जो आया था, मैं ही सब कुछ करने वाला, मैं ही भगवान, यानी कि उनको भ्रम है, वो ही सब कुछ करने वाले हैं, इनके ऐसा भ्रम ज्ञान हो गया उनको, भ्रमित है जिससे वो प्रकाश, यानी कि ज्ञान भी है, लेकिन उसी ज्ञान से वो भ्रमित हो गए हैं, भ्रमित करने वाला ज्ञान है। और दूसरी भाषा में आप ये समझ लीजिए, अविद्या के शिकार हैं वो। अविद्या को जो हमने पढ़ा था ना, अनित्य को नित्य समझना, असुचि को शुचि समझना, वो दैट इज, वो कम हो जाता है यहाँ से। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, वास्तविक ज्ञान बाद में प्रकाशित होगा फिर, ठीक है। और इसको एक एग्जाम्पल से और समझा जाता है। जैसे चित्त बोलते हैं ना, चित्त वृत्तियानुकार होता है, हमने पढ़ा था ना कि जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता, तब तक वो चित्त वृत्तियों के अनुरूप चलता है। वृत्ति सारूप्य नित्यत्व है, जैसी वृत्तियां वैसा ही चित्त, और चित्त समझता मैं तो वैसा ही हूं। जैसे आप बोलते हो मैं तो, मेरा ये शरीर है, मेरी 6 फीट हाइट है, मेरे 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक, 1 नाक है, 2 आंख है, मैं ये शरीर हूं। क्योंकि चित्त वो वृत्तियों के अनुसार सोच रहा है। बाद में जब वो डिफ्रेंशिएट होगा, बाद में बोलेगा मैं तो ये हूं ही नहीं। मतलब कि ये जो आवरण है अहंकार रूपी, जो हम समझ रहे हैं कि मैं ये हूं, ये प्रकाश का आवरण है, और हम बुद्धि से सिद्ध भी कर देते हैं। जैसे आज की साइंस सिद्ध करती है, ये तो मैं हूं, देखो मेरा ही तो शरीर है, मेरा ब्लड है, मेरा हार्ट है, ये तो मैं ही हूं। यानी कि वो जो ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन वो सही नहीं है ज्ञान, वो ज्ञान कम हो जाता है अविद्या ज्ञान। किसको करने से कम हो जाता है? प्राणायाम में। प्राणायाम। प्राणायाम, ठीक है। एक तो बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट क्या है? धारणासु च योग्यता मनसः। अब देखिए जी, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो सीक्वेंस में धारणा से पहले क्या आता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार। और एग्जामिनर यही उलझाता है हमें, धारणा की सिद्धि किससे होती है? और प्राणायाम देखो से। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है प्राणायाम, प्राणायाम से सिद्धि होती है धारणा की। धारणा सुच योग्यता मनस है, धारणा की योग्यता आ जाती है प्राणायाम करने से। वो धारणा क्या है? देश पंच से धारणा, जहां पर चाहे वही कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेट हो सकते हैं, वो है धारणा। तो वो प्राणायाम से वो शक्ति आएगी। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर।
श्लोक का दिख रहा है सभी के साथ ऐसे ही होगा क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है मैडम? हाँ स्क्रीन जी, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ जी जी दिख रहा है स्क्रीन। सर मैं भैया मैं कह रही हूँ कि धारणा सूच योग्यता मंत्र से मतलब यही है कि प्राणायाम से मतलब धारणा की सिद्धि होती है, यही है इसका मतलब। धारणा की सिद्धि मन में आ जाती है, योग्यता आ जाती है। जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। वो एलिजिबिलिटी जो है वो प्राणायाम से आ जाती है। अब आप एलिजिबल हो, अब आप जॉब करो या पीएचडी करो आपके मन से। वो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी है ना। योग्यता लेकिन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने पूरा कर लिया, ठीक है। श्लोक का स्क्रीन नहीं आ रहा है, सभी को आ रहा है क्या मेरे को ये प्रॉब्लम है? आ रहा है आ रही है मैडम। श्लोक का नहीं आ रहा है ना, बल्कि राहुल सर का आ रहा है। आप एक बार बैक करके जाइए और श्लोक वाला जो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा स्क्रीन पे। एक बार आप पिन वाले पे क्लिक करिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट और लेंगे, हम कंप्लीट हो गया आज का हमारा लेक्चर। सर्वविषयासम प्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार है। इंद्रिया तो हमारी 11 है। जैसे एक इसको समझा जाता है, बोलते हैं ना, मेन आदमी को पकड़ लो बाकी सब पकड़ने आ जाएंगे। इलेक्शन में इस चीज को बड़ा यूज किया जाता है, इस फार्मूले को। कांग्रेस है, बीजेपी है, उस आदमी को वो टिकट देते हैं जिसकी कमांड ज्यादा होगी लोगों के बीच में। एक आदमी बहुत प्रमुख है, अगर वो किसी के खिलाफ है तो बाकी लोग ऑटोमेटिक उसको फॉलो करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे बताया गया। और भाषा में एग्जाम्पल दिया है मधुमक्खी के छत्ते का। मधुमक्खी के छत्ते का, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें हजारों मधुमक्खी हैं, और उन मधुमक्खी को वो हट नहीं रही है वहां से। उन मधुमक्खी में एक मधुमक्खी होगी रानी मधुमक्खी, रानी होगी, वो उनकी लीडर है। अब वो रानी मधुमक्खी जहां अगर उड़ गई तो सारे जितनी भी मधुमक्खियां सब उसके पीछे पीछे हो लेंगी ऑटोमेटिक। मतलब कि सारे मधुमक्खियों को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, एक मधुमक्खी जो लीडर है, मेन है, उसको कंट्रोल कर लो। ठीक ऐसा ही प्रत्याहार में किया गया है। यहाँ पे 11 इंद्रियां हैं हमारी। प्रत्याहार में बोलते हैं कि आंख को, कान को, नाक को, मुंह को, सबको अलग अलग कंट्रोल करने की नीड नहीं है। मन को कंट्रोल कर लो, बाकी की तो इसकी गुलाम है। मन हमारा रानी मधुमक्खी की तरह है, मन को कंट्रोल कर लो, बाकी तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगी। एक एक करके कंट्रोल नहीं करना। ये सिद्धि हमारे प्राणायाम से आती है, प्रत्याहार से आती है। सब विषय सब प्रयोगे, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर। जो अटैचमेंट है इंद्रियों की अपने अपने विषयों के प्रति, जैसे आंख का विषय देखना है, कभी वो फिल्म देखेगा, कभी वो गाने देखेगा, कभी वो डांस देखेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पहाड़, कभी बोर हो गई, या चलो नई जगह चलते हैं, मजा नहीं आ रहा है, बोर हो गए हैं, घूमने चलते हैं। उसका विषय है। जब तक उसको विषय नहीं मिलेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब ये विषय से रहित हो जाए, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप चित्त का जो है, चित्त इज इक्वल टू एज इक्वल टू पुरुष होता है। वैसे तो जड़ माना जाता है चित्त, लेकिन जब बाद में पुरुष की वजह से चित्त के अंदर भी चेतनता रहती है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो सारी चीजें करती। उसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है, मुख्य सभी प्रकार की अविद्याओं से रहित होकर, सभी प्रकार के अज्ञान से रहित होकर वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना,
चित्त स्वरूपानुकार, जो जैसा है उस वैसा ही रहना, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी। इवेंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों की। प्रत्याहारक, उसको प्रत्याहार कहते हैं। और थोड़ा इजी वर्ड में अगर इसी को समझना है तो हम क्या करेंगे कि सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल हो गई, मन के अंतर्गत आ गई। अब वो मन हमारे अनुसार चलेगा, मन की सारी चंचलता दूर हो गई, सात्विक राजसिक तामसिक सब समान हो गए हैं, अब वो स्थिर हो गया है। ठीक है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। और जो प्रत्याहार को सिद्ध कर लेगा तो क्या होगा, ततः प्रमा वस्य तेन्द्रियाणाम, जो ऐसा कर लेगा उसकी सारी इंद्रियां उसके बस में आ जाएंगी। जैसा चाहेगा उसकी इंद्रिय वैसे ही करेगी। तो ये है प्रत्याहार। इसी के साथ हमारा, आपको बधाइयाँ, साधन पाठ कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ मैं योग दर्शन की क्लासेस कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ। अगर आप लोग सुधरते हो, लाइव क्लास में रेगुलर रहते हो, अच्छे से आप रिस्पॉन्स करते हो सभी क्लासेस में, तब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर। अदरवाइज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ योग दर्शन को पढ़ाना। अगर आपको आगे पढ़ना है तो क्लास में रेगुलर रहिए, बाकी टीचरों की क्लास में। नहीं पढ़ना तो ठीक है, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करो। ठीक है जी, मेरी ड्यूटी थी कि कम से कम इसको बीच में ना छोड़ो, साधन पाठ शुरू किया है उसको पूरा करा दो, इसीलिए आज मैं क्लास में आया आप लोगों के लिए। आज की क्लास में से कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। कोई डाउट किसी को आज की क्लास से? सर जो लास्ट सूत्र है इसमें लिखा है कि मतलब ये इंद्रिया उसके वश में आ जाती है, तो इंद्रिया मतलब मन के वश में आ जाती है, यही कहना है ना? इंद्र, मन भी अपने आप में इंद्री है, मन भी इसमें कंट्रोल में हो किस जाता है। मतलब वश किसका चल रहा है, मतलब किसके वश में हुई है सब? साधक के वश में, ऐसा कहना है? बिल्कुल जी, साधक के विषय में। ओके, ठीक। बुद्धि के अनुसार चलती है वो, अब वो मन के अनुसार नहीं चलेगी। ठीक ठीक। अब बुद्धि, हम ये बोलेंगे नहीं मुझे परमात्मा का ध्यान लगाना है, तो सिर्फ परमात्मा को ही देखेंगी वो, किसी और को नहीं देखेंगी वो। अब मुझे फास्टिंग करनी है, फास्टिंग हम कर रहे हैं लेकिन मन में भोग चल रहे हैं पूरी के, छोले के। अब वो मन की इंद्री कंट्रोल नहीं है ना वो, अब वो रसेंद्री कंट्रोल, जीवा कंट्रोल में नहीं है। बाहर से तो फास्टिंग कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर कि कब फास्ट टूटेगा और कब मैं खाऊंगा। और इसी को ही भागवत गीता में मिथ्याचारी बोले गए हैं। ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं जो दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में नहीं होते वो उसके। तो वो सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाएंगी प्रत्याहार करने से। सारी इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, समस्त जितने भी इंद्रिया, अब सब इंद्रियों के जो जो काम है देख लो भैया। देखना, सुनना, स्पर्श करना, चखना, ठीक है, ठंडा गर्म अनुभव होना, कर्म इंद्रिया हाथों के करिए, पैरों के काम, जनन इंद्रिय के जो काम है, प्रत्याहार से देखिए जितने भी आज रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो काम इंद्रिय है वो बस में नहीं है, इसी वजह से वो चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें रुक जाएंगी अगर प्रत्याहार का कोई साधक होगा तो। इसके अलावा जो है गुदा है, गुदा से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये इंद्रियां वश में रहेंगी, ये आप इसे समझिए। ओके, और कोई डाउट? सर बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपिका, विषयक्षेपिका इसमें अर्थ क्या होता है? हमारे शरीर में जो हो रहा है उसके तरफ ध्यान देना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। विषय का पता लगा है ना, विषय कुछ भी हो हाँ, सकते विषय हैं। अपना श्वास को विषय हजारों कहाँ से प्रकार कहाँ के तक विषय। अपने घूम रहा है उतने तरफ ध्यान देना।
हाँ, विषय मतलब कि जैसे मैं क्या करता था ना, मैं अपना बताता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा बचपन में ध्यान लगाता था, बैठता था, ध्यान क्या, एक नौटंकी करता था, छोटा सा था तो आंख बंद करके बैठ गया। अंदर से लगता भी था कि ध्यान करना चाहिए, अच्छा होता है, जरूर करता था पूरे मन लगा के। कुछ भाई मेरे को डिस्टर्ब करने वाला, वो पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, केला लाए, अंगूर लाए। मैं भी वेट करता कि कब ऐसे शब्द मेरे कान में आए और कब मैं उठ जाऊं। तो ये है विषय, वो विषयों से बाद में मुक्त हो जाएगा, विषयों का सारा आभास उसको खत्म हो जाएगा। हर प्रकार ओके के, सर। ये तो हो गए बाहर के बड़े विषय। इसी प्रकार हम्म, के सूक्ष्म विषय हमारे मन के विचारों से भी आप ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। भैया आपने तो बताया था कि विषय शेपिंग में हम हर चीज से परे हो जाते हैं, मतलब हम बल्कि उन 3 चीजों का भी ध्यान नहीं करते, देश काल और संख्या भी का। तो बिल्कुल, तो फिर इस मतलब ये कैसे कि वो विषय आ रहे हैं तो फिर हम। जैसे अभी आपने खुद एग्जांपल दिया था कि कपालभाति जब हम बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो उसके बाद जब हम रुकते हैं तो ऐसी स्थिति होती है, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ गए। सांस अपने आप रुक जाता है और कुछ बेसिक साइलेंट वाली स्थिति रहती है। यस यस। वो भी, वो एक आभास है उस स्थिति का, विषय का, ओके ओके भैया, थैंक यू। जो थोड़े टाइम तक रहती है वो स्थिति। मूर्छा वाली स्थिति से आप समझ जाइए, जहां पे हमें कुछ नहीं पता है, विषयों से परे हो गए हैं, हर प्रकार के विषय से, लेकिन जीवित हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आपको नेक्स्ट क्लास में भी जाना है, तो आज हम रिविजन नहीं करेंगे, मुझे भी लेट हो गया, अभी कहीं जाना है। ठीक है जी। सर कितने दिन के बाद फिर स्टार्ट होगा अपना अगला क्लास? देखो ना मैडम, आप लोगों के ऊपर है, मैं तो नोट करता ही रहता हूँ आप सब लोगों को ग्रुप में चल क्या रहा है। आप लोगों को ओके पता नहीं होता, लेकिन मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासेस में आता रहता हूँ।